दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में हमने विश्व भूगोल के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारत के भूगोल के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, क्योंकि भारत का भूगोल के अध्ययन करने से पहले हम भारत की स्थिति और भारत का विस्तार और भारत के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यानी भारत का कुछ हम सामान्य परिचय कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी इस पृथ्वी को हमने जब अध्ययन किया था तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा था, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। जिसे कि हम विषुवत रेखा से पृथ्वी को दो भागों में बांट देते हैं तो हमें नीचे का जो हिस्सा प्राप्त होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर का उत्तरी गोलार्ध। वहीं अगर 0 अक्षांश देशांतर और 180 देशांतर से होते हुए यदि हम पृथ्वी के दो हिस्से करें तो एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो इसमें हम पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, यानी कि भारत हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि इस पृथ्वी के यदि हम दो हिस्से कर दें तो इस हिस्से में हमारा भारत स्थित है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 0 से लेकर और 180 देशांतर खींची हुई हैं। वहीं 0 से लेकर और 90 तक अक्षांश रेखाएं खींची गई मानी गई हैं। तो ये 0 की अक्षांश रेखा भारत के दक्षिण में है और भारत जहाँ से भारत की ये मुख्य भूमि शुरू होती है वहाँ पर जो अक्षांश रेखा पड़ती है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं यदि भारत की हम उत्तर में जाकर देखें तो ये उत्तर का पॉइंट भारत का ये इस समय भारत में नहीं है, क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन ये पॉइंट हम भारत में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 37 डिग्री और 6 पॉइंट होता है, 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा भारत है। और यदि हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक की अगर नाप करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो 3214 किलोमीटर होती है। वहीं यदि हम पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की जो लंबाई देखें तो ये गुजरात का एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास है, और ये पॉइंट इसका नाम गौर मोता नाम से जाना जाता है। और ये गौर मोता भारत का पॉइंट ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये यहाँ पर जो पूरब में भारत का अंत जहाँ पर होता है वो चीन के पास अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ये क्षेत्र 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। इसे किबिथु नाम से जानते हैं। और यहाँ से लेकर गौर मोता से लेकर और किबिथु तक की यदि हम लंबाई को नापें तो ये लंबाई 2933 किलोमीटर होती है, यानी कि पूरब से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। इसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं कि हमारी अक्षांश और देशांतर पर जो विस्तार है वो लगभग 29 देशांतर और 29 अक्षांश ही है, जो यहाँ पर 8.4 से शुरू होकर 37.6 मान लेते हैं। ये 37.6 तो यह 29 है, और यहाँ पर भी ये 8 से है, और इसमें जब 29 जोड़ते हैं तो ये 97 हो जाता है। तो ये 68 से 97 डिग्री के देशांतरों हैं और ये अक्षांश है। इन्हें 68.7 से लेकर 97.25 और 37 उत्तरी और 8 उत्तरी अक्षांश
ये ध्यान रखना है। और ये लंबाई चौड़ाई जो उत्तर से दक्षिण है वो 32-14 और पूरब से पश्चिम है वो 29-33 है। वहीं हम इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और ये कन्याकुमारी को केप कमोरिन नाम से भी जानते हैं। केप कमोरिन यानी कि कन्याकुमारी चूँकि हम जानते हैं कि यदि कोई इस तरीके की भूमि होती है जो कि सागर में धसी हुई होती है, उसके 3 ओर से सागर है, तो उसे केप नाम से जानते हैं। और ये केप कमोरिन भारत में पाई जाती है। ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है इसे केप कमोरिन नाम से जानते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की बात हो गई। और मानक समय की अगर हम बात करें तो भारत का मानक समय अक्षांश और ये अक्षांश दोनों के बीच में 82 अंश 30 मिनट अक्षांश से माना जाता है। तो इस 82 अंश पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय माना जाता है, जो कि ग्रीनविच के समय से प्लस में 5.30 मिनट यानी कि 5 घंटा 30 मिनट है। 5 घंटा 30 मिनट 5.5 घंटे का समय है। और यह समय ग्रीनविच से प्लस में है यानी कि ग्रीनविच के टाइम से यह समय आगे रहता है। तो दोस्तों भारत का अब हम ये देख लेते हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं जिनसे कि भारत की स्थल सीमाएं साझा होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है जिसे कि हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान में हमारी जो सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई है वो है 3,323 किलोमीटर। ये 3,323 किलोमीटर सीमा रेखा भारत की पाकिस्तान से मिली हुई है। और इसी सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी सीमा रेखा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से भारत की सीमा रेखा साझा होती है। लेकिन ये सीमा रेखा आजकल भारत से साझा ना होकर ये सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान से ही साझा होती है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर है। कश्मीर ने अवैधानिक रूप से इस पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जे ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी कश्मीर का ये वाला क्षेत्र जिसे भारत अपने नक्शे में देता है और हम इसका अध्ययन भी करते हैं, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास है और ये पाक अधिकृत कश्मीर है। तो ये सीमा रेखा इस समय जो वर्तमान का समय है ये पाकिस्तान से साझा होती है। वहीं बात करते हैं हम इस चीन की सीमा रेखा की, जो कि चीन से लगी हुई है। और ये सीमा रेखा यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है और आगे इधर अरुणाचल प्रदेश में भी चीन लगी हुई है भारत से। तो भारत की चीन से जो सीमा रेखा है वो 3,488 किलोमीटर है। 3,488 किलोमीटर सीमा रेखा ये चीन के साथ साझा होती है। उसके बाद हमारा चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में एक देश यहाँ पर है जिसे कि भूटान नाम से जानते हैं। भूटान और एक यहाँ पर है नेपाल। ये दो देश भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर हमारा जो देश है इससे भारत की कुछ सीमा लगी हुई है। वो 1,751 किलोमीटर सीमा रेखा नेपाल से लगी हुई है। और यहाँ भूटान से भी हमारी कुछ सीमा रेखा लगी हुई है, वो है 699 किलोमीटर। ये जो सीमा रेखा भूटान से लगी हुई है। और ये 1,751 किलोमीटर नेपाल से सीमा रेखा लगी हुई है। वहीं इधर से हमारी कुछ रेखा सीमा रेखा म्यांमार से होती है। म्यांमार से सीमा रेखा साझा होती है। यहाँ पर हमारा हिमालय पहाड़
का एक हिस्सा है और ये यहाँ पर ये जो सीमा रेखा है वो 1643 किलोमीटर सीमा रेखा है। वहीं ये जो है भारत के बीच में एक देश है जिसे कि बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और यही बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान और इधर पाकिस्तान जब भारत का बंटवारा हुआ यानी भारत आज़ाद हुआ, जब भारत बटा तो पाकिस्तान ये यहाँ पर कुछ पाकिस्तान बनाया गया और कुछ पाकिस्तान इधर बनाया गया और ये 1971 में आज़ाद होकर पाकिस्तान से स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में विश्व के मानचित्र पर आया। तो इससे भी हमारे देश की कुछ सीमा रेखा साझा होती है और ये सीमा रेखा 4096 किलोमीटर सीमा रेखा हमारी बांग्लादेश से साझा होती है। तो दोस्तों ये मैकमोहन सीमा रेखा चीन से जो सीमा रेखा रखती है इसे मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं और जो अफगानिस्तान और भारत के मध्य है इसे डोरंड सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ हमारी एक जो सीमा है ये जल से लगी हुई है, इसे तट रेखा के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा तट रेखा ये गुजरात से लगी हुई है, क्योंकि ये गुजरात के पास बहुत ही घुमावदार तट है, इसलिए ये सीमा रेखा गुजरात के पास सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है, लेकिन ये भारत की पूरी जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है लगभग। ये सीमा रेखा 7516 किलोमीटर है। वहीं यदि ये स्थल की पूरी सीमा रेखा की नाप कर ली जाए तो ये सीमा रेखा 15,106 किलोमीटर होती है। 15,106.7 किलोमीटर के लगभग है। तो ये हमारी दोनों चारों तरफ की ये सीमा रेखाएं हैं। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं यानी राष्ट्रीयता का प्रतीक भारत का क्या है। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ द्वीप समूह भी हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं और इन अंडमान निकोबार के द्वीप पर ही एक यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं और ये इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये 6 डिग्री और 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे कि इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं और ये इंदिरा कॉल पहाड़ पर एक चोटी है जिस चोटी पर बर्फ के कटाव के द्वारा इस चोटी के आर पार छेद हो गया है, जिसे कि ये हिमानीकृत एक संरचना होती है जिसे कॉल नाम से जानते हैं। तो वही संरचना ये इंदिरा कॉल के नाम से यहाँ पर है और ये इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है और ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है और गौर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तथा किबीथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। अब भारत की हम पशु की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो टाइगर है यानी कि बाघ है। वहीं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट है। अशोक की लाट जिसमें के 4 तरफ से शेर बैठे हुए होते हैं और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। जन गण मन अधिनायक जय है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और भारत की जो भाषा है वंदे मातरम और भारत की जो भाषा है वो हिंदी है यानी भारत की भाषा हिंदी भाषा है। वहीं अगर लिपि की बात करें यानी कि भारत किस लिपि में भाषा लिखी जाती है तो वो लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि है और भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो सत्यमेव
जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें के 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 2 और 3 का अनुपात है, यानी लंबाई 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। वहीं नदी की बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है, और इस गंगा नदी को हम भारतीय लोग पूज्य नदी मानते हैं, और इसकी गंगा माता के नाम से भारत में पूजा भी होती है। और भारत का जलीय जीव, गंगा नदी में पाया जाने वाला जलीय जीव डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन मछली है। और वहीं अगर भारत में मिठाई की बात करें तो भारत में जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने भारत के बारे में एक सामान्य परिचय प्राप्त किया है। अब हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र और भारत की संरचना के बारे में भी अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। वहीं यहाँ पर एक स्थान है, जोशीमठ नाम से एक स्थान है, वो यहाँ पर है। ये बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा ही टेक्टोनिक तरीके से संवेदनशील स्थान था, लेकिन इस संवेदनशील स्थान पर न जाने क्यों हमारे देश में अज्ञानतावश बहुत ही कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी बहुत तरीके की परियोजनाएं यहाँ एकदम शुरू कर दी गई, लेकिन ये देखा ही नहीं गया कि भारत भौगोलिक रूप से अस्थिर क्षेत्र है, और ये यहाँ से लगाकर और इधर कच्छ की खाड़ी तक का ये क्षेत्र जो है वो अस्थिर क्षेत्र है। तो यहाँ पर ज़मीन में दरारें पड़ना शुरू हो गई, और ये दरारें बढ़ती ही चली गई। आज ये दरारें भारत के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें भारत के बारे में जियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल भी अध्ययन करना चाहिए, और भारत के अंदर जो टेक्टोनिक है उसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। हमारी भारत की ये जो ज़मीन है बहुत ही संवेदनशील है। आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि ये दरारें इधर भारत में दक्षिणी भारत की तरफ भी बढ़ें, और ये दरारें यहाँ गुजरात तक भी जा सकती हैं, लेकिन इससे बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये दरारें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। यदि प्राकृतिक रूप से ये दरार कभी ना कभी तो खुलेगी ही, क्योंकि अंदर बड़ी टेक्टोनिक हलचलें हो रही हैं, तो ये दरार कभी ना कभी तो खुल जाएगी। लेकिन इस दरार के खुलने की वजह मनुष्य भी बन सकता है, क्योंकि इस क्षेत्रों में यदि बहुत अधिक कंस्ट्रक्शन हुआ या खुदाई या बोर या यहाँ पर जो है वो बारूद से धमाके किए गए, तो ये बहुत ही जल्दी दरारें पड़ जाएंगी, और बड़ी बड़ी भी दरारें पड़ सकती हैं। लेकिन ये तो निश्चित ही है कि जो प्लेट टेक्टोनिक का अध्ययन किया जाता है तो वो यहाँ से लेकर इस गुजरात से लेकर और ओखोटस्क तक एक प्लेट टेक्टोनिक हलचलें चल रही हैं, और ये हलचलें कब यहाँ पर दरार उत्पन्न कर दें और कब यहाँ से सागर खुल जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। तो दोस्तों, इन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।